अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 14 को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम इंजाइम्स पे बात करेंगे। ये जो इंजाइम्स हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में होने वाले मुख्तलिफ रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन गिवन है मैं उसको रीड करता हूँ। आपको बुक का पेज नज़र आ रहा होगा कि enzymes are reaction catalysts of biological system produced by living cells and are capable of catalyzing chemical reactions। यानी ये जो enzymes हैं ये biological catalysts हैं और लिविंग सेल्स में होते हैं और लिविंग सेल्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को ये करवाते हैं, कैटालाइज करवाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इंजाइम्स हैं इनसे मुतल्लिक आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये जो हैं प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो ये प्योर प्रोटीन से बने होते हैं या इनमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, लेकिन प्रोटीन इनमें एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है कुछ इंजाइम में। तो इंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम एपो इंजाइम कहते हैं। MCQ है, अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आपने याद रखना है कि वो इंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा उसका प्रोटीन पार्ट एपो इंजाइम कहलाएगा और उसका नॉन प्रोटीन पार्ट को फैक्टर कहलाएगा। हम उसे को इंजाइम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जो इंजाइम्स हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो आप जानते हैं प्रोटीन जो हैं वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर हैं। सो इसका मतलब है वाकई ये जो इंजाइम्स हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनका जो मैस होता है वो बिलियंस में होता है। स्टूडेंट्स, एपो इंजाइम से मुतल्लिक बात हो चुकी कि इंजाइम का प्रोटीन पार्ट एपो इंजाइम कहलाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट को फैक्टर, को इंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। तो ये जो को फैक्टर है जो मुख्तलिफ इंजाइम्स में होते हैं ये दरअसल उन इंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए होते हैं, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उन इंजाइम्स को ये को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप या को इंजाइम्स इनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो को फैक्टर्स, को इंजाइम्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं ये इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन बतौर लिगेंड होती है, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड बना होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कम्प्लेक्स बतौर को फैक्टर मुख्तलिफ इंजाइम में मौजूद होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं इंजाइम्स की और उनमें मौजूद को फैक्टर्स भी गिवन हैं। जिस तरह क्रोम ऑक्सीडेज इंजाइम है, इसमें जो को फैक्टर होता है वो फेरसाइन होता है, Fe2+। क्रोम ऑक्सीडेज इंजाइम ये जो इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं जिसके नतीजे में ATP के मालिक्यूल्स बनते हैं, तो ये उसमें ये शामिल होता है क्रोम ऑक्सीडेज इंजाइम। नेक्स्ट है जिंकाइन Zn2+। जी हाँ, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम में एज अ को फैक्टर मौजूद होता है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड की इंटर कन्वर्जन करवाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फास्फेटेज इंजाइम है। ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज इंजाइम है ये ग्लूकोज से फास्फोरिक एसिड रिमूव करवाता है, यानी डीफास्फोरिलेशन करवाता है ये। तो इसमें जो को फैक्टर होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि कुछ विटामिन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए लाजमी होते हैं।
इनको हम डाइट में या सप्लीमेंट बतौर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये भी कुछ एंजाइम में को फैक्टर के तौर पे मौजूद हैं। जिस तरह एक को फैक्टर है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको मुख्तसरन NAD कहते हैं। तो ये जो है ना मेटाबॉलिज्म के हवाले से ये वाला जो को फैक्टर है ये मरकज़ी हैसियत रखता है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। जी हाँ। तो स्टूडेंट्स इस NAD में ये जो निकोटिनामाइड है ये विटामिन है, विटामिन B3। तो को फैक्टर का जो पार्ट है ये विटामिन B3 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है थाइअमीन पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। इसमें ये जो थाइअमीन है ना ये विटामिन है। तो ये एक एंजाइम है जिसमें को फैक्टर थाइअमीन है और थाइअमीन विटामिन B1 है। तो इससे वाज़े हो गया कि कुछ विटामिन्स भी को फैक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं और मुख्तलिफ एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट के तौर पे मौजूद हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, जी हाँ, एंजाइम को मुख्तलिफ अंदाज से या तरीक़ों से नेम दिया जाता है। कुछ एंजाइम को कॉमन नेम दिए गए हैं, जिस तरह ये टाइलिन है। टाइलिन एंजाइम ये जो है ना ये प्रोटीन की डीकम्पोजिशन करवाता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन। तो ये एंजाइम हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में उनकी हाइड्रोलिसिस आप कह सकते हैं या कह सकती हैं करवाते हैं ये वाले एंजाइम। तो इनके ये कॉमन नेम है। और कुछ एंजाइम को हमने नेम दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच दे एक्ट, कि उन सबस्ट्रेट की बेस पे जिन पे वो अटैक करते हैं, एक्ट करते हैं, जिनको डीकम्पोज करवाते हैं, जिनकी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह यूरिएज एक एंजाइम है, ये यूरिया पे एक्ट करता है। सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रोज पे एक्ट करता है, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाता है। इसका मतलब है कि कुछ एंजाइम्स को कॉमन नेम दिए गए हैं और इसके साथ साथ कुछ एंजाइम को सबस्ट्रेट की नेचर की बेस पे जिस पे वो एक्ट करते हैं नेम दिए गए। स्टूडेंट्स इसी तरह कुछ एंजाइम को जो वो रिएक्शन कैटालाइज करवाते हैं, रिएक्शन टाइप के अकॉर्डिंग उनको नेम दिए गए हैं। जिस तरह एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये जो है अल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सो एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन टाइप की बेस पे, क्योंकि ये डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है, अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन होती है तो एल्डिहाइड्स बनते हैं। तो रिएक्शन टाइप की बेस पे इस एंजाइम को नेम दे दिया गया। ऑक्सीडेज एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, रिडक्टेज एंजाइम जो रिडक्शन करवाएगा। तो यूं 3 मुख्तलिफ तरीके हैं एंजाइम को नेम देने के। एक ये कि कॉमन नेम दे दिए जाएं, दूसरा जिस सबस्ट्रेट पे वो अटैक करते हैं उस सबस्ट्रेट की बेस पे, तीसरा उनको रिएक्शन जो वो कैटालाइज करवाते हैं उस रिएक्शन की बेस पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB ने एंजाइम को 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहली जो टाइप है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, ये जो एंजाइम है इनके नेम के आखिर पे आप जानते भी होंगे कि एज आता है। तो पहली जो टाइप है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। तो ये जो एंजाइम है, जिस तरह टर्म से या इस वर्ड से ही वाज़े हो रहा है कि ये वाले एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाएंगे। जिस तरह ऑक्सीडेज एंजाइम है, रिडक्टेज एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, परऑक्सीडेज एंजाइम है। तो ये सारे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम हैं और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैटालाइज करवाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट है ट्रांसफेरेजेस एंजाइम। स्टूडेंट्स transferases enzyme, these enzymes carry out exchange of functional groups such as phosphate or acyl group between two compounds। यानी ये functional groups का तबादला करवाते हैं ये वाले enzyme, exchange of functional groups carry out करवाते हैं। तो इसमें phosphotransphy
रेजिज एंजाइम है, ट्रांस एमिनेजिज एंजाइम है, तो ये ट्रांसफेरेजिज एंजाइम है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेजिज एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। दीज एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, इसमें स्टूडेंट्स प्रोटोलिटिक एंजाइम हैं जो प्रोटीन की ब्रेकिंग करवाते हैं, जिस तरह अमाइलेज है ये हाइड्रोलिसिस करवाता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। पेप्टाइडेजिस एंजाइम ये पॉलीपेप्टाइड को या पेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में, लाइपेजिस एंजाइम ये प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ये वाले एंजाइम। तो ये सारे अमाइलेज, पेप्टाइडेजिस, लाइपेजिस, यानी अमाइलेजिस, पेप्टाइडेजिस, लाइपेजिस, ये हाइड्रोलेजिस एंजाइम्स हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लाइएजिस एंजाइम। दीज एंजाइम्स catalyzes addition of NH3 H2O or CO2 to double bonds or removal of these from double bond। जी वो ये कह रहा है कि ये जो एंजाइम्स है ना, ये किसी मालिक्यूल से, किसी कंपाउंड से छोटे मालिक्यूल्स को में उसमें ऐड करवाते हैं डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कंटेनिंग मालिक्यूल में। इन मालिक्यूल्स को NH3 H2O और CO2 इनको ऐड करवाते हैं या डबल बॉन्ड्स इनको रिमूव करवाते हैं। जिस तरह ये फास्फो ग्लिसरोम्यूटेजिस एंजाइम है, इसी तरह डीकार्बोक्सिलेजिस एंजाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएगा। डीएमिनेजिस एंजाइम है, ये अमीनो ग्रुप को NH3 की फॉर्म में रिमूव करवाएगा। एल्डोलेजिस एंजाइम, ये एल्डोल प्रोडक्ट से वाटर को रिमूव करवाएगा। तो ये लाइएजिस एंजाइम है जो डबल बॉन्ड में छोटे मालिक्यूल्स को ऐड करवाते हैं या डबल बॉन्ड से छोटे मालिक्यूल्स को रिमूव करवाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सादा सादा सीधी सीधी मोटी मोटी लाइनें लिखी हुई हैं, एज इट इज़ जहन नशीन कर लें। स्टूडेंट्स आइसोमेरेजेस, जी हाँ वाज़ेह हो रहा है कि ये वो वाले एंजाइम होंगे जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में ट्रांसफ़र करते हैं। दीज एंजाइम्स कैटालाइज द ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप्स विद इन मालिक्यूल टू गिव आइसोमेरिक प्रोडक्ट। जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्यूमेरिक एसिड होता है और एक मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में हमने बनाया था, जब हमने बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई थी कि जब बेंजीन को हम हाई टेम्परेचर पे वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में हीट करें तो बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय होती है, जिसके नतीजे में मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। उसकी हाइड्रोलिसिस पर मैलिक एसिड बन जाता है। तो मैलिक एसिड में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था और दोनों कार्बन एटम के साथ एक एक स्विच अटैच था। अगर स्विच जो है यानी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे हों तो वो मैलिक एसिड होता है। अगर स्विच यानी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड पे हों तो वो फ्यूमेरिक एसिड होता है। तो ये जो फ्यूमारेज एंजाइम है ये फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लाइगेजिस एंजाइम। ये जो एंजाइम्स हैं ये दो मालिक्यूल को लिंक करते हैं और एक बॉन्ड या बॉन्ड टूटता है जिसके टूटने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी इवाल्व होती है। दीज मालिक्यूल्स लिंक टू मालिक्यूल्स टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स। इस तरह स्टूडेंट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम है। तो ये लाइगेजिस एंजाइम्स हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को लिंक करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स में पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। स्टूडेंट्स ये जो एंजाइम्स हैं ना ये स्पेसिफिक इन एक्शन। स्टूडेंट्स ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिविटी के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये किसी ख़ास सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं और उसकी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो जिस तरह वो लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा होगा कि हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो एंजाइम होता है। तो इसका मतलब है वाकई एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्टूडेंट्स असल में ना हर एंजाइम
की एक मखसूस साइट होती है जहाँ पे वो सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। और ये वाली एक्टिव साइट सिर्फ डिज़ाइन ही उस मखसूस सबस्ट्रेट के लिए हुई होती है, इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि एंजाइम सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास हैं एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए। हर सबस्ट्रेट के लिए हर एंजाइम काम नहीं करता, बल्कि हर सबस्ट्रेट के लिए मखसूस एंजाइम होंगे जो उन पे एक्ट करेंगे। जिस तरह हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये जो है हेक्सोज 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स, जिस तरह ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज को पे एक्ट करते हैं, जबकि ग्लूकोकाइनेज ये ग्लूकोज पे अटैक करता है, सिर्फ ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है। हेक्सोकाइनेज हेक्सोज के लिए, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, उनको जो है ना उनकी फास्फोरिलेशन करवाते हैं, फास्फोरिक ग्रुप उनमें ऐड करवाते हैं ये वाले हेक्सोकाइनेज एंजाइम। जबकि ग्लूकोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ना सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ग्लूकोकाइनेज इसकी फास्फोरिलेशन करवाता है और इसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इस एग्ज़ाम्पल से भी वाज़ेह हो रहा है कि एंजाइम्स जो हैं एक्टिविटी के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक होते हैं, एक्शन के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन है वो 10⁻20 फोल्ड इतना ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। तो एंजाइम, जब हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का काम ही रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रोटीन नेचर। ये बात भी आपकी समझ में आ चुकी है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो दीज एक्ट्स इन विवो एज वेल एज इन विट्रो। हाँ जी, इन विवो होता है विद इन लिविंग बॉडी और इन विट्रो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ बॉडी, यानी लैब में या टेस्ट ट्यूब में। तो ये जो एंजाइम हैं ये इन विवो भी एक्ट करते हैं और इन विट्रो भी एक्ट करते हैं। जी हाँ, हम लैब में भी मुख्तलिफ एंजाइम की मदद से मुख्तलिफ जो हैं वो रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जिस तरह हम फर्मेंटेशन करवाते हैं तो वो इन विट्रो रिएक्शन होते हैं। इसी तरह एंजाइम इन विवो तो होते ही होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल ले लें तो इंसानी जिस्म में होने वाले तमाम रिएक्शंस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है एंजाइम चूँकि लिविंग बॉडी में रिएक्शन कैटलाइज करवा रहे हैं, तो हम इस से मुतलिक बोलेंगे कि दीज एक्ट्स इन विवो। जी हाँ, नेक्स्ट है चौथी प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शंस। जी हाँ, ये जो एंजाइम्स है ना ये मोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। जो रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज करवाते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। एक ही एंजाइम जो है वो रिएक्शन को दोनों डायरेक्शंस में कैटलाइज करवा सकता है। तो एंजाइम्स के जो रिएक्शन होते हैं जिनको एंजाइमेटिक रिएक्शंस कहते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आइसो एंजाइम। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको आना चाहिए कि वो एंजाइम्स जो सेम ऑर्गेनिज्म से हों और सेम रिएक्शन कैटलाइज करवाएं मगर वो केमिकली और फिज़िकली डिफरेंट हों, वो वाले एंजाइम्स आइसो एंजाइम्स कहते हैं। उनको आइसोजाइम भी कहते हैं, आइसो एंजाइम्स भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं रीड करता हूँ। द एंजाइम्स फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिजम्स, ओरिजिन सेम है, विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन, रिएक्शन भी सेम कैटलाइज करवा रहे हैं, बट आर केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड आइसो एंजाइम्स। स्टूडेंट्स इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों फास्फोरिलेशन करवाते हैं ग्लूकोज की।
हेक्सोकाइनेज भी ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन करवाता है और ग्लूकोकाइनेज भी ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन करवाता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, इनका ओरिजिन और एक ही रिएक्शन करवा रहे हैं, मगर ये केमिकली जो है ना वो डिफरेंट है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो ये दोनों हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज ये आइसो एंजाइम है। आप बतौर एग्जांपल इन दोनों को लिख सकती हैं कि ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज ये जो है ना ये आइसो एंजाइम्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसको बतौर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करता है, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में 11वें चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करने वाले मुख्तलिफ फैक्टर्स को स्टडी किया था। बिल्कुल उसी से मिलते जुलते ये फैक्टर्स हैं कि ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस की जो रेट है वो जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ज़ाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये तो सादा सी बात है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कि ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये इसकी रेट एंजाइम की कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट होगी। और एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट एंजाइम की कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जी हाँ, नेक्स्ट है स्टूडेंट इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जी हाँ, हमने 11वें चैप्टर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पढ़ा था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उतनी ज़्यादा रिएक्टेंट्स की इफ़ेक्टिव कोलिजन होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। तो क्योंकि इफ़ेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रेट बढ़ती है, लेकिन एक ख़ास रेंज तक। अगर एक ख़ास रेंज तक आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट बढ़ती है। लेकिन अगर टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो चूँकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इनका ख़ास स्ट्रक्चर होता है, तो इनका ये डीनेचर हो जाते हैं, डीनेचर्ड। तो इस वजह से एंजाइम को जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वही होता है जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हाई टेम्परेचर पे जिस तरह एंजाइम वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो लो टेम्परेचर पे वो इनएक्टिव होते हैं। डीनेचर्ड नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं, उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करें, जिस टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा हो, हम उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी का वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। एंजाइम को रिएक्शन कैटालाइज करवाने के लिए ख़ास पीएच दरकार होती है। जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच चाहिए। अगर वो पीएच नहीं है तो एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। अगर जितनी पीएच चाहिए उससे ज़्यादा हो गई या कम हो गई है तो मुमकिन एंजाइम इनएक्टिव हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह ये हमारे पास सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये थूक में पाया जाता है और इसकी पीएच 6.4 to 6.9 होती है।
अगर तो स्टूडेंट्स ये जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च को ग्लूकोज यूनिट्स में तोड़ता है। तो इसको तोड़ने के लिए स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के लिए ये वाली पीएच चाहिए। अगर इससे इस रेंज में चाहिए, ये इसके लिए ऑप्टिमम पीएच है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगी तो वो ये हाइड्रोलिसिस नहीं करवा पाएगा। तो वाज़े हो गया कि एंजाइम को काम करने के लिए जो है वो ख़ास पीएच चाहिए होती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। तो कुछ एंजाइम्स तो जो है वो सिर्फ सिंपल प्रोटीन से बने होते हैं। जिस तरह इंसुलिन है, इंसुलिन आपको पता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है, ये एक एंजाइम है। द एंजाइम रिएक्शन इज़ आल्सो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस। कहते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन वो दूसरे सब्सटेंसेस की मौजूदगी में वो मुतासर होता है। जिस तरह कोएंजाइम है, एक्टिवेटर है, इनहिबिटर है। कोएंजाइम से मुतल्लिक हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट से मुतल्लिक भी आप एपो एंजाइम से मुतल्लिक भी आप जान चुके हैं कि ये प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। एक्टिवेटर भी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह मैग्नीशियम आयन फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जिंक आयन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ये एक्टिवेटर्स हैं गोया, ये को एंजाइम हैं, को फैक्टर हैं, एक ही बात है। ये कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। आपने बायोलॉजी में बड़ी तफसील से एंजाइम से मुतल्लिक एक पूरा चैप्टर है, उसमें इनहिबिटर को पढ़ा होगा। ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये भी मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यूँ एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, वो मखसूस रिएक्शन कैटालाइज नहीं करवा पाता। तो इनहिबिटर इसका मतलब है एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमारी बुक पे गिवन है, उसी को डिस्कस किया जाएगा। इनकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम अपने सिलेबस से बाहर एक भी बात को डिस्कस नहीं करेंगे। जो बातें सिलेबस में लिखी हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा। जी हाँ, तो एंजाइम्स की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि एंजाइम्स की मदद से हम जो है ना मुख्तलिफ डिजीज़ की शनाख्त कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो डिजीज़ हैं, रिकेट्स और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये दो डिजीज़ हैं। इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे? जो बॉडी में अल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की अमाउंट बढ़ जाती है, तो हम इसकी अमाउंट को, इसके लेवल से इन दो डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकेट्स और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एक एंजाइम है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो है ना हार्ट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इस एंजाइम के लेवल को चेक किया जाता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एमसीक्यूज़ हैं सारे, आपको जहन नशीन होने चाहिए। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, अगर कोई हार्ट डिजीज़ हो तो इसकी चूँकि लेवल या अमाउंट इसकी बढ़ जाती है ब्लड में, तो इसके लेवल को चेक किया जाता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज को हार्ट डिजीज़ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ एंजाइम्स को हम बतौर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह थ्रम्बन, नाम याद रखना है, थ्रम्बिन। इसको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंजाइम्स जो हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह ये एक एल-एस्पार्जिनेज एंजाइम है, एल-एस्पार्जिनेज एंजाइम एमसीक्यू है। हम बच्चों में ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, एल-एस्पार्जिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम जो है ना इस चैप्टर के आखिरी छोटे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, नेम ही बता रहा है, न्यूक्लिक जो न्यूक्लियस में पाया जाए, एसिड ये एसिडिक बिहेवियर रखता है, यानी ये प्रोटॉन डोनर आप कह सकते हैं। इसी वजह से उस मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये फ्रेडरिक मिस्चर ने पस सेल, जिस
जिसको आप पीप बोलते हैं, रेशा वगैरह, उसमें डेड सेल होते हैं, डेड वाइट रेड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं। तो उनमें 1868 में इनको डिस्कवर किया। इसके अलावा 1872 में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, उनके हेड्स में इसको डिस्कवर किया। तो बाद में ये कहा गया कि ये जो हर सेल है वो न्यूक्लिक एसिड रखता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। हत्ता के वायरसेस और जीन्स, तो ज़ाहिर सी बात है वो डीएनए का हिस्सा हैं, तो वायरसेस में भी ये मौजूद है न्यूक्लिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं, और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम आरएनए कहते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ना, ये बहुत अहम हैं। ये जो हैं ये जेनेटिक मटेरियल है, विरासती मादा है जो विरासती खसूसियात की तरसील करता है फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। तो लिखा हुआ है इट हैज़ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो खसूसियात चेंज होती हैं बच्चों में, वालिदैन से मुख्तलिफ होती हैं, वो दरअसल न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन की वजह से होती हैं, इसलिए लिखा हुआ है दे अंडरगो म्यूटेशंस। स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस में भी न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है। आप जानती हैं, आपने बायोलॉजी में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से मुतल्लिक पढ़ा होगा। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए जो होता है, ये चूँकि न्यूक्लिक एसिड है, इससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और मखसूस रिक्वायर्ड प्रोटीन में वो वाला मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हो जाता है। इसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस में भी न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो है वो बॉडी में प्रोटीन के साथ मौजूद होता है, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो कैंसर रिसर्च में भी न्यूक्लिक एसिड अहम है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ना हम कंपोजिशन चेक करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स चूँकि दो तरह के हैं, डीएनए और आरएनए, तो दोनों की कंपोजिशन सेम है। इनमें तीन चीज़ें होती हैं, यूनिट्स होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होती है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, एक शुगर होती है, और एक फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, हम तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यूनिट इन तीन चीज़ों से मिल के बनता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फास्फोरिक एसिड। मज़ीद तफसील से आपने बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पे तो मुख्तसर सुपरफिशियल बातें हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा, इससे बाहर नहीं जाऊँगा। तो इनसे मिलके न्यूक्लियोटाइड बनता है। वो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो पॉलीमराइज होते हैं और डीएनए बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए और आरएनए में सिर्फ फ़र्क इतना है, ये जो शुगर का फ़र्क है। शुगर डीएनए में राइबोज शुगर होती है, सॉरी आरएनए में राइबोज शुगर होती है। ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है। और ये जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसमें ये जो राइबोज रिंग होती है, शुगर होती है, इसकी कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन जो है उसको निकाल दिया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजिनस बेसिस में प्यूरिन है, पायरिमिडीन है। ये जो प्यूरिन है ये एडेनिन है, गवानीन है। इसके अलावा पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, इनके स्ट्रक्चर याद करने या बनाने की या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बेसिक न्यूक्लियस है, प्यूरिन। इसके अलावा ये पायरिमिडीन का न्यूक्लियस है। ये जो पायरिमिडीन है ये छोटी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं और ये बड़ी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। ये जो है इनमें 2 साइक्लिक रिंग होती है, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड, और इसमें एक साइक्लिक रिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, शुगर राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होगी और आरएनए में राइबोज होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने बोला कि ये जो 3 यूनिट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये मिलते हैं और न्यूक्लियोटाइड बनता है। और अगर न्यूक्लियोटाइड से फास्फोरिक एसिड निकाल दिया जाए तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर रह जाएगा, हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, जिस तरह राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो स्टूडेंट्स, फिर डीएनए से मुतल्लिक वो कहता है कि ये डीएनए जो है ये जेनेटिक
इंफॉर्मेशन की तरसील करता है। आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वर्किंग में लाता है, यानी ट्रांसलेशन होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। जी स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लिक एसिड बिलखसूस डीएनए के मॉडल की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रखता है। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, दो धागे होते हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे होते हैं, और उनमें नाइट्रोजिनस बेसिस एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजिनस बेस दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजिनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेती है। एडेनिन और गवानीन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 बॉन्ड होते हैं। तो ये जो आरएनए है ना, इसमें ये जो थायमीन है इसकी जगह यूरासिल होती है। आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। तो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए वही बातें जो पीछे कर चुका हूँ मैं। आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजिनस बेसिस की अगर बात करें तो डीएनए में साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन होती है और गवानीन होती है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होती है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।